चलिए, इनैंशियोमर किसको बोला जाएगा? इनैंशियोमर एक ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पोज ना हो। जैसे देखिए, ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। ये मॉलिक्यूल अगर मिरर में देखेगा तो उसे ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज है, लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज होता है? चलिए करके देखते हैं। हम इसे उठाते हैं और ऐसे लेके आए, ब्लैक पर ब्लैक, येलो पर येलो, रेड पर रेड, लेकिन पर्पल पे ग्रीन आ रहा है। पर्पल पे ग्रीन आ रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में सुपर इम्पोज नहीं हुए। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते, एक दूसरे के इनैंशियोमर बोले जाते हैं। तो लिखेंगे इसे स्टीरियोआइसोमर्स that are mirror image of each other but does not superimpose are called enantiomer. Superimpose are called enantiomer. जैसे देखिए, CH3 OH और यहाँ पर आपको C2H5, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा आपका ये OH CH3 H C2H5, एक ये मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये मिरर का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल मिरर बनाए गए हैं। चलिए, ये दोनों मॉलिक्यूल देखिए, क्या ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? तो मिरर इमेज पे इन्हें मिलती है ग्रीन सिग्नल, तो ये मिरर इमेज हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे के लिए पे सुपर इम्पोजेबल हैं? हाँ, तो सुपर इम्पोजेबल इसके लिए लाल झंडी, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं। तो इन दोनों में क्या रिश्तेदारी है? ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? तो ये दोनों हैं एक दूसरे के इनैंशियोमर, ENANTIOMER, ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं, ठीक है। तो क्या एक कायरल कार्बन, इसके पास एक कायरल कार्बन है, क्या एक कायरल कार्बन होने पर ही ऐसा हो सकता है, या एक से ज्यादा पर भी हो सकता है? दो में भी हो सकता है। देखिए, दो का मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पर मान लो H लगा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आपका Br है और यहाँ पर आपका CH3 है। यहाँ पर आपका Cl है, Br है, CH3 है, यहाँ पर OH है आपका, यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर आपका H है। तो अगेन एक दूसरे के मिरर दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और ये दोनों एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं होंगे, है ना। तो इनमें भी आपस में क्या है रिश्तेदारी? ये दोनों एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं। अब देखिए,
अगर मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में तो हमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, मैंने बहुत बार दिखाया, तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि हाँ भाई ऐसा होने पर अगर चारों ग्रुप अलग होते हैं और दूसरी मिरर इमेज हो तो सुपरइम्पोज नहीं होते। लेकिन आप इसे कंफर्म कैसे करोगे? मतलब दिमाग के अंदर ये जैसा मॉलिक्यूल है, ये तो चलिए छोटा मॉलिक्यूल है, आप दिमाग में इसको फिट भी कर लो भाई ये मॉलिक्यूल ऐसे घुमाऊंगा तो ऐसे आएगा, ठीक। लेकिन अगर बड़ा मॉलिक्यूल होता जाएगा तो आपका दिमाग की जो 3D इमेजिनेशन है वो काम नहीं कर पाएगी, तब लॉजिक्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, है ना। तो कैसे पता करेंगे? देखिए आप इसकी कन्फिग्रेशन निकालिए। चलिए इसकी कन्फिग्रेशन निकालते हैं। RS कन्फिग्रेशन, RS कन्फिग्रेशन जो हमने पढ़ी है वो यहीं पे तो हेल्प करने वाली है। इस मॉलिक्यूल में बताइए RS कन्फिग्रेशन क्या है इसकी। सबसे हाई प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी किसकी है? OH को नहीं दोगे? इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई है, 1 है। फिर 2 किसको दोगे? और 3? तो बताइए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, R या S? 1, फिर ये 2 है, 3 है, तो क्या आई? क्या आई? S आई, है ना। इसकी कन्फिग्रेशन आई आपकी S। चलिए अब इस पर चलते हैं। बताइए इसकी कन्फिग्रेशन क्या है? R आएगी, है ना। ऑब्वियसली 1, 2, 3 इसकी कन्फिग्रेशन आपकी आएगी R। तो अगर आपको दिख रहा है कि 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर हैं, एक की कन्फिग्रेशन अगर R है और दूसरे की S है, या एक की S है दूसरे की R है, तो वे गारंटीड एक दूसरे के एनांशियोमर आपके हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसकी निकालते हैं नीचे वाले की। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी आएगी, सबसे ज़्यादा इसकी आएगी। मैं इसमें 1, 2, 3 नहीं लिख रहा वरना फिर स्ट्रक्चर खराब सी दिखेगी, है ना। साफ सुंदर इसकी 1 आएगी, उधर वाली ब्रांच की 2 आएगी और इधर वाले की 3 आएगी। तो ऐसे घूमेंगे हम तो क्या आएगी? S आई, इसकी आएगी आपकी S। अब देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हैं, अगर ये दोनों क्या है, बातें नहीं करो, अगर ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हैं तो गारंटीड उसमें क्या आनी चाहिए? गारंटीड इसका जो भाई है, इसके भाई में इस कार्बन की कन्फिग्रेशन क्या आएगी? अगर इसकी S है तो इसकी R आएगी। चलिए चेक करते हैं। इसकी 1 आएगी, फिर यहाँ पर इधर वाले की 2, इधर वाले की 3, तो आप ऐसे चलोगे तो क्या मिली आपको? R मिली, है ना। ऊपर वाले पे चलते हैं। इन 4 ग्रुप में, इस कार्बन पे इन 4 ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी आएगी 1, 2 फिर इसकी आएगी, है ना, और 3 इधर वाली ब्रांच की आएगी, 3 इधर वाली ब्रांच की आएगी। तो आप यहाँ पे क्या करो, और सबसे कम वाली वर्टिकल पर है, सबसे कम वाला वर्टिकल पर, इसमें तो H था, ठीक है, वर्टिकल पर, इसमें सबसे कम वाला वर्टिकल पर है, तो इसकी 1, फिर इसकी 2, इसकी 3, तो आप ऐसे घूमोगे, ऐसे, इसकी 1, इसकी 2 और इधर वाली ब्रांच की 3 है, तो 1 से 2 से 3 ऐसे घूमोगे, क्या मिल रही है आपको? R मिल रही है। तो इस वाली के मिली है आपको R, तो ऑब्वियस है कि आपको इसकी 1, फिर ये आपकी ये 2 और फिर ये 3, इसकी आपकी होगी S। ठीक है। तो एक ये दूसरा तरीका, मतलब ये है कि अगर 2 आपके एनांशियोमर हैं, आपको लग रहा है, कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि भाई मिरर इमेज तो ठीक है दिख जा रही है, फिशर कन्फिग्रेशन मिरर इमेज में तो कोई भी बता देगा मिरर इमेज है, लेकिन सुपर इम्पोज होगा नहीं होगा, ये चैलेंज है ना। तो अगर आप इनकी कन्फिग्रेशन निकाल लें, इसकी R आ गई, इसकी S आ गई, और अगर दूसरे मॉलिक्यूल की S और यहाँ पर R आ गई, है ना, इसकी R थी तो इसकी S, इसकी S थी तो इसकी R, मतलब इसके जो अपोजिट में जो इसका वो दिख रहा है, इसकी कन्फिग्रेशन पलटी हुई अगर आई, है ना। मान लो ये दोनों R आ रहे हैं तो फिर इसकी SS होनी चाहिए थी, ये दोनों SS हैं तो इसकी RR होनी चाहिए थी, इसकी RS है तो इसकी SR होनी चाहिए थी, और इसकी SR है तो इसकी RS होनी चाहिए थी। समझ गए? yes. जो उसके भाई में है, भाई में कन्फिग्रेशन पलटी हुई होनी चाहिए, R है तो S होनी चाहिए, S हो तो R होनी चाहिए। अगर आप ऐसा निकाल पा रहे हैं, है ना, देखिए मान लो आपने इसकी निकाली फिर इसकी निकाली और आपको ये मिल गया पैटर्न कि R थी, इसकी S है, इसकी S R है, तो फिर ये गारंटीड एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर ये गारंटीड एक दूसरे के एनांशियोमर होंगे। समझ गए? तो लिखिए। अब देखिए ये जो 2 मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, एक दूसरे की एनांशियोमर हैं, इनमें अंतर क्या है? क्या इनकी डेंसिटी अलग अलग होगी?
अगर मैं देखता हूँ इनकी डेंसिटी है ना, मैं अगर लिखूँ इनकी डेंसिटी है ना, इसकी डेंसिटी है 0.82 ग्राम पर ml। तो आपको क्या लगता है उसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये एज ए कंपाउंड एल्कोहल है, ये OH ग्रुप लगा है। इस एल्कोहल की डेंसिटी अगर जो है 0.82 ग्राम पर ml, तो उसकी कितनी होगी? सेम होगी है ना, उसकी डेंसिटी भी 0.82 ग्राम पर ml है। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 128 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या लगता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? सेम है तो सेम ही होगा। ये सेम कहाँ है? अभी तो बताया सेम नहीं है, इनएंशियोमर है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी एग्जैक्ट 128 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.4107। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है होगा? हाँ 1.4107। पे अंतर क्या है इनमें? सब कुछ तो सेम है। वैसे क्या डिफरेंस होगा, मतलब कैसे पता करते होंगे जब दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दोनों में वैसे किस फिजिकल प्रॉपर्टी में अंतर है? फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस फिजिकल प्रॉपर्टी में ये अलग डिफरेंस दिखाएंगे? किस स्टेट में होगी? सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड में तो दोनों सॉलिड होंगे, लिक्विड में तो दोनों लिक्विड होंगे। बॉइलिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट भी सेम है। क्या? स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, इसका स्पेसिफिक रोटेशन +5.90 डिग्री है। स्पेसिफिक रोटेशन जानते हो, जो अल्फा था आपने, अल्फा जो था अल्फा, इसका स्पेसिफिक रोटेशन पहले वाले का +5.90 डिग्री है। तो दूसरे वाले का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा? माइनस। हाँ बस इतना ही डिफरेंस है, मैं उसमें भी अंतर नहीं है कि +5.9 की जगह 6.9 हो जाए, बस -5.90 डिग्री है। इनमें इतना अंतर है कि ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शन घुमाते हैं। ये भी नहीं डिग्री का अंतर है कि ये 5 डिग्री घुमा रहा तो 7 डिग्री घुमा रहा, नहीं, ये प्लस के 5.90 है तो ये माइनस के 5.90 है। इन दोनों में केवल इतना डिफरेंस है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, लिखिए इसको। Properties of enantiomer, properties of enantiomers, properties of enantiomers, properties of enantiomers। तो केमिकल कंपाउंड्स की दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो लिखिए इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, पहला इसमें लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर इसके अंदर लिखेंगे पहला पॉइंट। लिखिए इसमें इनएंशियोमर हैव, इनएंशियोमर में, इनएंशियोमर जब हम बोल रहे हैं इनएंशियोमर, तो वो एक की बात की जा रही है, दो की? जब मैं बोल रहा हूँ जुड़वा, हैव लिखा है तो दोनों की बात। अरे हैव अंग्रेजी नहीं आती है। अगर बोला जा रहा है जुड़वा, ये दोनों जुड़वा, तो दोनों को संबोधित किया जा रहा है, एक को? दोनों को। तो इनएंशियोमर का मतलब वो केमिकल भाई। हाँ, तो इनएंशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, enantiomer have identical physical properties like
बॉइलिंग पॉइंट, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा डेंसिटी, कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है? लाइक के बाद तो बहुत सारी चीज़ लिख ली। बॉइलिंग पॉइंट, कॉमा मेल्टिंग पॉइंट, कॉमा डेंसिटी, कॉमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉमा सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है, और जितनी भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हो ये सब सेम है। सेकंड पॉइंट लिखिए, केवल एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो आप आगे लिख रहे हैं ये अलग है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिए, दीज आर डिफर ओनली फॉर, these are differ only for, these are only differ, these are only these are differ only for, these are differ only for direction of rotation of, direction of rotation of plane of, plane of polarized light, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ, प्लेन पोलराइज लाइट या पोलराइज लाइट, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट को जो है एक अगर क्लॉकवाइज घुमाता है 5 डिग्री तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है -5 डिग्री। नेक्स्ट लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इन जनरल जो केमिकल प्रॉपर्टी, मेजर जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी ये सेम देते हैं। जैसे कोई पूछे क्या ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ करेगा, है ना। क्या ये आपका मतलब कि कुछ रिडक्शन देगा, हाँ देगा। क्या ये PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा, हाँ करेगा। इस तरीके की जो जनरल रिएक्शंस है, जो एल्कोहल की रिएक्शंस आपको दिखाई पड़ेंगी वे सब भी आपको सेम दिखाई पड़ेंगी, है ना। लिखिए पहला पॉइंट, इनैंशियोमर हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, इनैंशियोमर हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज toward achiral reagents, toward achiral reagent, achiral reagent क्या मतलब है इसका? जो राइट और लेफ्ट हैंड के जो ग्लव्स होते हैं, एक राइट हैंड का ग्लव आपके सामने रखा है तो राइट हैंड का ग्लव एक कायरल सब्सटेंस है या अकायरल? राइट हैंड का जो ग्लव है वो टेबल पर रखा है और कोई आपसे पूछे कि जो ग्लव है ये कायरल है या अकायरल है? कुछ भी हो सकता है ना, बस दूसरा वाला उल्टा होना चाहिए। ये मॉलिक्यूल तुमसे दोनों दूसरा दिया ही नहीं, दूसरा छुपा लिया, मैंने छुपा लिया। ये मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल हैं? बताओ। ये जो मॉलिक्यूल रखा है टेबल पे कायरल है या अकायरल है? कायरल है, ठीक, हटा लो। अब राइट हैंड का ग्लव लिया मैंने, रबड़ वाला मान लो, और रख दिया। बताओ राइट हैंड का ग्लव कायरल है या अकायरल? हैं? राइट हैंड का ग्लव मैंने रख दिया, यहाँ पर राइट हैंड का ग्लव रखा है तो राइट, बताओ ये ग्लव कायरल है या अकायरल? कायरल, क्योंकि वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड के लिए अलग अलग वो दिखाता है चीजें। राइट हैंड पे आसानी से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट हैंड का जो ग्लव है वो राइट हैंड के ग्लव हाथ या लेफ्ट हैंड के हाथ के साथ डिफरेंट वो दिखाएगा बिहेवियर। लेकिन अगर ग्लव में तुम जो है मतलब कि जो है वो भरने लगो, पानी भरने लगो, या फिर जो है कुछ तुम वो भरने लगो, आटा भर कर रख दो, कि मैं तो ग्लव में आटा भर कर रख देता हूँ। ग्लव में अगर आटा भर के रखो, राइट हैंड के ग्लव में रखो या लेफ्ट हैंड के ग्लव में, तो वे कुछ अपोजिट डिफरेंट बिहेवियर दिखाएंगे, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो राइट हैंड के ग्लव के साथ उसे उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट हैंड के ग्लव को फर्क तभी पड़ेगा जब राइट हैंड आप उसमें लेके आते हो। राइट हैंड हमारा क्या है, कायरल या कायरल? कायरल। हमारा जो राइट हैंड है वो कायरल है। तो जब राइट हैंड के ग्लव को कायरल चीज के साथ आप भिड़ाओगे तब फर्क पड़ेगा कि गलत सही है या गलत है, समझे। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर किसी कायरल मॉलिक्यूल को आप कायरल रिएजेंट के साथ ही रिएक्शन कराओ तो केमिकल रिएक्शन में आपको डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर आप कायरल मॉलिक्यूल को किसी अकायरल के साथ कराओ,
कि ग्लव में आपने को आटा भर के रखना है, या ग्लव को आपको किलो के भाव बेचना है, या ग्लव को काट काट के आपको रबड़ बैंड बनाने हैं, है ना, तो आपको कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। राइट हैंड का ग्लव भी उतने ही रबड़ बैंड बना देगा, लेफ्ट हैंड के ग्लव को काट काट के भी उतनी ही रबड़ बैंड बन जाएंगे। ठीक है, जब तक आप कायरल चीज के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं कर रहे वो सेम दिखाएगा। समझ गए? तो लिखिए, enantiomers have identical chemical properties toward achiral reagents, achiral बोला यहाँ पे है ना, कॉमा solvents। वो यहाँ पे कह रहा है कि जो enantiomer हैं वो achiral reagents के साथ सेम ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं। achiral reagents, कॉमा solvents, and other conditions, full stop। नेक्स्ट टाइम लिखिए, अब अगर आप कायरल मॉलिक्यूल को किसी कायरल रिएजेंट के साथ ही कायरल को कायरल के साथ बढ़ाने लगो, तब आपका रिएक्शन में चीजें बदल सकती हैं। लिखिए, टुवर्ड कायरल रिएजेंट, कायरल reagent, कॉमा solvents, टुवर्ड कायरल reagents, कॉमा कायरल solvent, ऐसे लिखिए, कभी वो छूट जाए फिर वो रिदम। टुवर्ड कायरल reagents, कॉमा कायरल solvents and chiral catalysts, comma enantiomer react at different rates, चलिए मैं इसको बता देता हूं कैसे डिफरेंट रेट ये देते हैं, है ना। ये मॉलिक्यूल देखिए, ये कार्बन है, इसके साथ ये जुड़ा है सी के साथ जुड़ा आपका CH3, और यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3, ये फिर आपका ये है यहाँ पर ये Cl, फिर आपका यहाँ पर है ये NH2, और यहाँ पर आपका है ये टाइम लगेगा बनने भाई, COOH। बनाइए आप भी साथ में बनाइए, टाइम लगेगा फिर उतारने में। ये है R, ये R है, मैं इसे एक रिएजेंट बोल रहा हूं। ये जो R है ये कायरल है या एकायरल है, बताइए। ये जो रिएजेंट मैंने यहाँ पे बनाया है ये कायरल है या एकायरल है, कायरल है। देखिए यहाँ पे कायरल कार्बन है, ये कायरल रिएजेंट है ना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं दो मॉलिक्यूल ये बना रहा हूँ, देखिए C,
चलिए अब रुक जाइए, पहले मैं समझा दूं। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे सेम है? ये दोनों मॉलिक्यूल क्या सेम हैं? क्या संबंध है इनमें? क्योंकि मैंने मिरर इमेज की फॉर्म में तो मैंने बनाए नहीं है। ये मिरर इमेज की फॉर्म में बनाऊंगा तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो मुझे इन दोनों में ए और बी में संबंध बताओ क्या है? ए की कॉन्फ़िगरेशन आर एस में क्या आएगी ये बताइए। ये बताइए। मैं बता देता हूँ NH2 की प्रायोरिटी सबसे हाई आएगी, सेकंड नंबर पे इसकी, थर्ड पे इसकी, ठीक है। तो ऊपर वाले की और नीचे वाले की कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या आएगी। नीचे ऐसा आएगा, नीचे आपका ऐसा आएगा, नहीं ए वाली फिगर ए, हाँ ए में ऐसा आएगा, ए में आपका आ रहा है एस, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। हाँ नीचे वाली में क्या आ रहा है? नीचे वाली में आपका आ रहा है आर, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? ये एनेंशियोमर है। मिरर इमेज की फॉर्म में मैंने बनाए नहीं है क्योंकि मुझे ये इधर ग्रुप दोनों इधर दिखाने थे। आप इसे रोटेट करके से बना सकते हो। ये दोनों एनेंशियोमर हैं। ये दोनों क्या है एक दूसरे के? एनेंशियोमर हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो NH2 ग्रुप होता है वो CH के साथ रिएक्ट करता है। NH2 ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप है, एमीन है, ग्रुप है ना। NH2 ग्रुप एक एमीन का ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, और CH ग्रुप एक एसिडिक ग्रुप है। तो NH2 ग्रुप CH के साथ रिएक्ट करता है और CH NH2 के साथ रिएक्ट करता है। तो इसका NH2, इस रिएजेंट की हम बारी बारी से A के साथ और B के साथ रिएक्शन कराएंगे। हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं? इसकी, R की A के साथ और R की B के साथ। ये NH2 CH के साथ रिएक्ट करेगा और CH दूसरे इस वाले के NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए? इसके पास एक NH2 है, CH है, उनके पास भी एक NH2 CH है। तो इसका NH2 CH के साथ रिएक्ट करेगा और इसका CH उसके NH2 के साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए? तो अब ये बताइए A और B जो इनएंशियोमर है उनमें से कौन सा इनएंशियोमर कायरल रिएजेंट के साथ तेजी से रिएक्ट करेगा और कौन सा स्लोली, या दोनों सेम ही रेट से करेंगे? अच्छा, बी को मैं अगर रिएजेंट के साथ लेके आऊं तो ये एग्जैक्ट रिएक्शन करने की डायरेक्शन में अलाइंड है। देखो NH2 पीछे है, इसमें CH पीछे है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ये दोनों बाहर हैं, आपस में रिएक्ट कर लेंगे। तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ऐसे कर लेंगे, अलाइन पोजीशन उसमें है। लेकिन जब आप इन्हें रिएक्ट करने के लिए लाओगे तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप, ये दिख रहा है आपको, इतना बड़ा बल्कि ग्रुप कहाँ आएगा? इसमें ऊपर की साइड में आएगा, ऊपर है ना ये। और जब आप इसे एज इट इज ही लाओगे तो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप कहाँ आएगा? वहीं आएगा। ये दोनों बल्कि ग्रुप आपस में क्या करेंगे? स्टेरिक क्लैश, है ना। अब जब इस वाले के ए वाले की आप लेके आओगे तो क्या आप ए वाले को डायरेक्ट लाओगे? ए वाले को डायरेक्ट लाओगे तो NH2 से NH2 रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो क्या करोगे आप? इसको पलट दोगे, इसको पूरे को आपके ऐसे है ना, ये आपका NH2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, और आपको इसे लाना है इधर। ये NH2 है, मान लो ये NH2 है, ये NH2 है, ये वाला जो है ये NH2 है, लाल वाला NH2 है।
नीले वाला क्या है? नीले वाला आपका COH है, लाल वाला आपका NH2 होता है ना, लाल वाला ये आपका NH2 है और ये आपका COH है, ये आपका COH है, ठीक है। रेड वाला NH2 है और ये आपका COH है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये कहाँ देखिए, ये दिख रहा है ऐसे पीछे है ना, ये बोर्ड के प्लेन से पीछे है और ये आपका बोर्ड। अगर मैं ऐसे ही लेके आऊं इन्हें, ऐसे देख रहे हो, ऐसे ही लेके आऊं तो क्या ये रिएक्ट कर पाएंगे रेड के साथ रेड? तो आपको इन्हें पलटना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर है, तो ये तो इस पोजीशन में तो रिएक्ट करने की कंडीशन में है ही नहीं। जब आप इनको पलटोगे ऐसे, तब क्या ये रिएक्ट करने की पोजीशन में आ गए? देखो नीले के साथ ये लाल वाला रिएक्ट करेंगे और ये नीचे बल्कि ग्रुप कहाँ आ गया? बिल्कुल नीचे आ गया। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो इसका बल्कि ग्रुप इधर और इसका बल्कि ग्रुप बिल्कुल नीचे है, तब क्या अब स्टेरिक क्लैश होगा? कोई स्टेरिक क्लैश नहीं होगा। तो ए जब कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के लिए गया तो कोई भी स्टेरिक क्लैश नहीं है। तो रिएक्शन तेज होगी स्लो होगी? तेज। और अगर बी जाएगा तो स्टेरिक क्लैश, तो रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट होगी स्लो होगी? तो कायरल मॉलिक्यूल जब कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने जा रहा है तो रिएक्शन का रेट या रिएक्शन के होने की चीजें में फर्क पड़ सकता है या नहीं? पड़ सकता है। यही हम यहाँ पे प्रूव करना था, हैंस प्रूव है ना अरिहंत से। जानते हो अरिहंत? यस सर। चलिए लिखिए, आउट ऑफ A एंड B out of A and B, comma, A can react easily out of A and B, comma, A can react easily with reagent R, with reagent R, with reagent R, R with reagent R, वैसा वाला ये वाला R, while B react with difficulty, while B react with difficulty, comma, because B will have a large steric factor, because B will have a large steric factor with R during the reaction, with R during the reaction, during the reaction, ठीक है। चलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन लाए, चलिए अब आगे चलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर देखिए, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है, अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें केवल प्योर ये है ना, प्लेन पोलर लाइट आपके ऐसे आई, इससे इंटरेक्ट करी। अच्छा, ये चीज़ के जो प्लेन पोलर लाइट है वो इससे क्यों ऐसा शर्मा जाती है कि ऐसे नहीं नहीं इधर तो ये बैठे हैं, क्यों ऐसे शर्म लगती है, एंगल में थोड़ा सा मुड़ के चली जाती हूँ। प्लेन पोलर लाइट जब सीधी जा रही थी तो ऐसा मुड़ क्यों, हो ये इधर बैठे, मैं ऐसा मुड़ क्यों जाती है, क्या हो जाता है इससे? हैं
भाई ये लाइट है और ये मॉलिक्यूल है, इनका आपस में तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो जब ये जाती है तो इससे शर्मा के इधर उधर क्यों घूम जाती है? हैं? ये तो देखिए, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास है। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में आपने भी पढ़ा होगा, इसमें डाइपोल बन जाता है कई बार, मॉलिक्यूल में डाइपोल बन जाता है, डाइपोल बन जाता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। डाइपोल का मतलब चार्ज डिफरेंट सेपरेट हो गए हैं थोड़े से, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मॉलिक्यूल का भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मॉलिक्यूल कायरल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी एक तरीके से उसी डायरेक्शन में कायरल होगी। ये मॉलिक्यूल जब जाता है, ये लाइट जाती है, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन हो जाता है, समझे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट कर लेता है, तो इसलिए वो जो है आपकी ऐसे गई और ये ऐसे घूम के निकल गई। ठीक, चलिए अब अगर मैं ये मॉलिक्यूल है इसका भाई, तो भाई अगर है तो भाई के साथ अगर इंटरेक्ट ये करेगी तो फिर कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। ठीक है, अगर अब यहां पर ये दोनों के दोनों ही प्रेजेंट हों, दोनों के दोनों ही प्रेजेंट हों तो क्या होगा? ऐसे गई, ऐसे घूमी, ऐसे घूम गई, जैसी दूसरे वाले से करी फिर तो नहीं घूम गई, क्योंकि ऐसे गई, इसने +5 डिग्री घुमाई तो +5 में घूमी हुई, वापस से -5 घूमी तो फिर 0 हो गई, फिर सीधी निकल गई। तो इसका मतलब अगर मैं एक ऐसा मिक्सचर ले लूं जिसमें 50% अगर ये है और 50% ये है, तो लाइट इतनी बार बार मॉलिक्यूल से टकराएगी, इससे टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, फिर टकराई, सीधी ही निकल जाएगी फिर, क्योंकि जितनी भी वो क्लॉकवाइज में घूमेगी उतनी ही वो इंटरनली एंटी क्लॉकवाइज में भी घूम जाएगी। तो उसके अंदर से लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, जितनी घूमी ऐसे फिर ऐसे होते होती फिर सीधी ही वो निकल जाएगी। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों इनोंशिमर 50-50% में हो, उसमें से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हो, तो हालांकि दोनों मॉलिक्यूल कायरल थे, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों 50-50% में थे तो लाइट बिना घूमे ही पार निकल जाती है। ऐसे इसलिए पार नहीं निकलेगी, मॉलिक्यूल घुमा ही नहीं पाया, मॉलिक्यूल ने तो घुमाया, इसने 5 डिग्री घुमाया तो फिर इसने उतना ही उल्टा फिर 5 घुमा दिया, तो लाइट जो है सीधी की सीधी निकल गई। और ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है रेसिमिक मिक्सचर। अगर उसमें 100 मॉलिक्यूल ऐसे हुए और 100 ऐसे हुए तो रेसिमिक मिक्सचर है। अगर 100 ऐसे हुए, 99 ऐसे हो गए तो भी लाइट घूम कर निकलेगी, क्योंकि बराबरी से बैलेंस नहीं हुआ। तो रेसिमिक मिक्सचर, तो लिखिए इसमें A solution having a mixture of equal parts of enantiomer, that is 50-50%, is called racemic mixture। तो देखिए अगेन दोबारा से बना लेंगे। यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका C2H5 है। 50% आपका अगर ये है तो फिर OH है, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका C2H5 है। 50% आपका ये है, दोनों भाई हैं, है ना। 50% अगर ये है और 50% दोनों 50-50% अगर ऐसा है तभी उसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाए, क्योंकि तभी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसे बनाइए फिर आगे से चलें। सर आज भी मिक्सर की क्लास ले लोगे फिर मिक्सर की? नहीं, शायद आज तो नहीं होगी। आए तो सभी बायो वाली मैम नहीं आती है। बायो वाली मैम आ जाएंगी शायद, सुबह तो आई थी वो। इसमें लिखिए ए रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
A racemic mixture is optically inactive. ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। देखिए इस मॉलिक्यूल ने अपना काम जो करना था वो किया या नहीं किया? इस लाइट जब पास हो रही थी इस मॉलिक्यूल ने अपना वो काम जो घुमाने का था किया या नहीं किया? फिर इस मॉलिक्यूल ने अपना वो काम किया या नहीं किया? तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल बाहर की दुनिया है। इस मॉलिक्यूल के लिए ये मॉलिक्यूल बाहर की दुनिया है। तो ये जो कंपनसेशन हुआ है ना कि जितना प्लस में घुमा उतना ही माइनस, इसे बोला जाएगा एक्सटर्नल कंपनसेशन। आगे हम ऐसा देखेंगे जब एक ही मॉलिक्यूल का आधा पार्ट प्लस में घुमाएगा और आधा पार्ट माइनस में घुमाएगा, एक ही मॉलिक्यूल का, उसे इंटरनल कंपनसेशन से बोला जाएगा। तो अगले इसमें लिखिए, नोट करके लिखिए, अगले उसमें पॉइंट में लिखिए, ए रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अरे नहीं रुकते हो ना, ड्यू टू, आगे ये लाइन है ना, ए रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, अगला सेंटेंस था ये, एक्सटर्नल कंपनसेशन। जोड़ के क्यों बनाया भाई? दो अलग अलग स्टेटमेंट थे, पर्चा बचा रहे हैं आप पे। हाँ पेपर तो ये बता रहा है। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, इनएंशियोमर का सॉल्यूशन कब तैयार होगा ये बताइए। मान लो ये सॉल्यूशन आपके पास अलग बीकर में रखा है, ये सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन आपके पास अलग बीकर में रखा है, ठीक है, दोनों अलग अलग बीकर में रखे हैं। आपको एक रेसमिक मिक्सचर तैयार करना है, कैसे तैयार करोगे बताओ? इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन होगी, कुछ सॉल्यूशन होगा, इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। इन दोनों से आपको एक बड़े बीकर में रेसमिक मिक्सचर तैयार करना है। तो इसका कितना डालोगे, इसका कितना, इसकी कितनी कंसंट्रेशन, इसकी कितनी कंसंट्रेशन, ये बताओ मुझे। बताओ। 50-50 क्या मतलब? 50-50 ऐसे नहीं। मान लो इसका है 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका मैंने डाल लिया 100 ml। अब इसका कितना मोलर सॉल्यूशन और कितना डालूं ये बताओ? इसका कितना मोलर सॉल्यूशन और कितना डालूं? इसका 1 मोलर ही, 1 और 100 ml ही डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, लिखिए आगे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन इन एंशियोमर ब्रैकेट में लिखिए विद इक्वल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, विद इक्वल कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ब्रैकेट क्लोज, is mixed together, comma, the rotation caused by a molecule of one isomer is exactly cancelled by an equal and opposite rotation caused by a molecule of its enantiomer, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखिए, द प्रीफिक्स प्लस माइनस, ऐसा है, द प्रीफिक्स प्लस माइनस इज यूज्ड, द प्रीफिक्स प्लस माइनस, पॉइंट वाइज लिखने हैं भाई ये सारी बातें। द प्रीफिक्स प्लस माइनस, प्लस उसके नीचे जस्ट माइनस, प्लस माइनस इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द रेसमिक मिक्सचर, to specify the racemic nature of particular sample, to specify the
रेसिमिक नेचर ऑफ पर्टिकुलर सैंपल। एग्जाम्पल, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, प्लस माइनस लैक्टिक एसिड, कॉमा, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल, है ना, 1 2 3, एक कार्बन, 2 कार्बन, फिर 3 4, तो 2 पे ओल है ना, तो ब्यूटेन 2 ओल है ये। तो लिखिए प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये खुद में प्लस 2-ब्यूटेनॉल है, ये माइनस 2-ब्यूटेनॉल, लेकिन अगर इन दोनों का 50-50% है तो उस सॉल्यूशन को आप लिखोगे प्लस माइनस 2-ब्यूटेनॉल।